मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी को हम कवर अप कर रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो से। पहले चैप्टर से इसको स्टार्ट किया है, जिसमें अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप देखोगे पहला चैप्टर जो हमारा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बारे में हम बात करते हैं, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो सब कुछ कवर अप हो चुका है। आज जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें सेकेंड चैप्टर यानी कि संविधान का निर्माण, थोड़ा सा ये पार्ट इसका पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। इसके बाद आगे इसमें बढ़ेंगे और इसको कवर अप करते हुए चलेंगे। ये जो सब कुछ है, ये आपका मेन टारगेट है 2024 का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर रहे हैं। आपका आरओ का एग्ज़ाम हो या फिर बीईओ का, उनमें भी ये इक्विवेलेंट एकदम काम करेगा। बहुत बढ़िया नोट्स की फॉर्म में सारी चीज़ें समराइज्ड वे में जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एग्जैक्टली वो यहाँ पर रखा गया है। सो आप लोग यहाँ पर बने रहिए चैनल के साथ में। अगर नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जितने भी ये वीडियोस हैं, इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अभी हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबली कल से ज्योग्राफी भी पैरेलल स्टार्ट रहेगी। मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटी दो चीज़ें डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलेंगी। सो आपको करना भर इतना ही है कि आप चैनल को ज्वाइन करिए और जो भी वीडियोज़ चैनल पर आ रहे हैं उनको कंप्लीट देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अब दोस्तों, ये जो हमारा संविधान का निर्माण वाला चैप्टर है, इसमें अभी तक जो हम कवर अप कर चुके हैं वो संविधान की मांग, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप हो चुकी हैं। संविधान सभा का जो गठन किया गया, उस गठन के बारे में सारी बात कर चुके हैं। और महात्मा गांधी तक हमने इसको कवर अप किया था कि महात्मा गांधी इस सभा में शामिल नहीं थे। इसके बाद आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है। यूपी पीएससी आयोग में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आप ज़रूर एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। एकदम प्रिसाइज करके यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तर्ज पर। कोशिश करेंगे कि प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सारी चीज़ें कवर अप होती रहें। देखिए, संविधान सभा की बात करें तो इन टोटल यहाँ पर क्या हुआ था कि भैया, पहली जो बैठक हुई थी, ये बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब उस टाइम पर जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार करा। उसकी मेन मांग ये थी कि भाई दो अलग अलग संविधान सभाएं बनाओ और हम इनकी संविधान सभा में काम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली उनका मेन मोटिव ही वही था कि एक अलग राष्ट्र की मांग वो कर रहे थे। ठीक है, तो जब मुस्लिम लीग उसने बहिष्कार कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे वो घट जाएंगे। तो केवल 211 सदस्य थे जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया। अब इसमें बात करते हैं अस्थाई सदस्य की। जो संविधान सभा का गठन किया गया, तो पहले जो उसकी बैठक हुई, उसमें अस्थाई सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको चुना गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में अब पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो चुना गया था, क्योंकि वो वरिष्ठतम सदस्य थे, सीनियर मोस्ट थे, बट ये जो पूरा कल्चर था कि सीनियर मोस्ट जो मेंबर है उसको चुना जाएगा एक अस्थाई सदस्य के रूप में, ये कहाँ से लिया गया, कौन से देश से लिया गया? तो ये है आपका फ्रांस। फ्रांस में इसी तरीके से हुआ था। तो फ्रांस की तर्ज पर ही इंडिया में भी जो संविधान सभा थी, उसके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद स्थायी सदस्य की बात करें, आपको अच्छे से पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इनको स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है, इनका निर्वाचन हुआ था और इनका नॉमिनेशन हुआ था। इतनी चीज़ याद रखिएगा। निर्वाचन वाले पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग आपसे हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ले कि ये मतलब इनको नॉमिनेट करा गया था या फिर निर्वाचित किया गया था, इलेक्ट हुए थे, ये किस तरीके से इनका हुआ था मेंबरशिप का, या फिर स्थायी सदस्य कैसे बनाए गए थे। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद उपाध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि चलिए ठीक है, स्थायी सदस्य की बात हो गई, अस्थायी के बारे में बात हो गई, बट जो संविधान सभा थी उसमें उपाध्यक्ष कौन कौन थे? तो ये दो लोग यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। एक थे आपके डॉक्टर HC मुखर्जी और दूसरे थे आपके VT कृष्णामाचारी। इन दोनों के नाम एज इट इज़ याद रखने हैं। ठीक है, तो ये तो मोटा माटी हमारी बात हो गई कि संविधान सभा का जो फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में। ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेज पे। इसके बाद बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की। ठीक है, अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही आगे परिवर्तित होकर जो हमारा प्रिएम्बल हमें दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सामाजिक न्याय के बारे में बात करी गई है। ठीक है, जिसमें मतलब पूरा एक कहिए तो संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना के अंदर है। अगर आप प्रस्तावना पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस दिशा में बात करने वाला है। सो
वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है वो इसी पर बेस्ड है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पर। अब इसको कब पेश किया गया था, तो ये डेट आपको एज इट इज़ याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को जो हमारा ये उद्देश्य प्रस्ताव था इसको पेश किया गया। किसने पेश किया? पंडित नेहरू ने। आपको अच्छे से पता होगा मुझे लगता है। ये स्वीकार किया गया कौन सी डेट को? तो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। तो ये तो बात हो गई उद्देश्य प्रस्ताव की। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई स्वतंत्रता जो हमारा अधिनियम था, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके द्वारा क्या कुछ चेंज किया गया, क्या परिवर्तन आए संविधान सभा में? तो पहली बात तो ये कि सभा को पूरी तरीके से संप्रभु बनाया गया। संप्रभु का मतलब ये है कि किसी भी और देश का, किसी भी और बॉडी का, हमारे जो संविधान सभा थी उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं था, कोई भी प्रेशर नहीं था, या फिर हम कहें तो किसी भी प्रकार का उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक संप्रभु निकाय था। संविधान सभा जैसा चाहती वैसा कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाने का अधिकार रखती थी। ये चीज़ कहाँ से इसको प्राप्त हुई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को ये पावर्स दिए गए। सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए थे। एक तो काम ये था कि भाई चलिए आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। तो जब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होती थी तब उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। इसके बाद दूसरा हो गया देश के लिए जो आम कानून है। अब जब कानून बनाने की बात आई तो उस टाइम पर जो अध्यक्ष रहते थे वो GV मावलंकर रहते थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना उसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करा करिए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम बात करें कि भाई इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन किया जाता था, और 26 नवंबर 1949 तक सभा ने दोनों रूपों में काम किया। मतलब पैरेलली संविधान भी बनता रहा और उसके साथ साथ जो है जो आम कानून थे, ठीक है, वो भी उनका फॉर्मेशन भी होता रहा। इस तरीके से देखें तो संविधान सभा जो थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। अब ये स्वतंत्र भारत की पहली संसद किस तरीके से बनी? अभी हमने बात करी कि भैया वहाँ पर कानून बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सो जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या काम करती है? वो भी तो यही काम करती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें हो रही थी, इसीलिए इसको देश की प्रथम संसद भी बोला जाता है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, उनके जाने के बाद 299 रह गई। भारतीय प्रांतों, जिसको औपचारिक रूप से हम ब्रिटिश प्रांत कहें, उसकी संख्या कितनी थी? 229 थी, और 70 थे आपके देसी रियासतें, वहाँ के जो मेंबर थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नंबर्स देखिए, अभी जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को कवर अप कर रहे हो और इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, और अभी 2024 का आपको PCS देना है, दिमाग में इस चीज़ को ज़रूर सेट कर लो कि भाई 2024 का जब देना है तो दिन के पर्टिकुलरली हमें 3 घंटे या 4 घंटे डेली बेसिस पर देने, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी समस्या हो, वो 4 घंटे या 3 घंटे जो भी आप डिसाइड करोगे उससे दाएं बाएं होना ही नहीं है। आपको ये वाले वीडियोस रेगुलरली देखने हैं, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, इसको करना ही करना है डेली बेसिस पर। आप देखना सारी चीज़ें इतनी स्मूथली हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी बेहतरीन आपकी तैयारी हो चुकी है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, अन्य कार्यों की बात करते हैं कि संविधान सभा ने दूसरे कौन कौन से कार्य किए। तो मई 1949 की बात करें तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन यहाँ से किया गया संविधान सभा के द्वारा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। तो ये मतलब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ध्वज जो था हमारा, जो हमारा ट्राई फ्लैग है, ये आपका 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। इसके बाद आगे बात करें कि भैया ये जो प्रारूप था संविधान का, ये कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? पूछा गया क्वेश्चन है। तो 114 दिन में बनकर ये तैयार हुआ। संविधान के निर्माण पर तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्चा आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से लेके 1951-52 तक, जब तक आम चुनाव नहीं हुए हैं, तब तक भारत की जो अंतरिम सरकार थी उसके रूप में इस सभा ने काम किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़रूर इसको याद रखें। इसके बाद भाई जब काम करना था तो काम करने के लिए आपके पास कमेटी होनी चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो जो डिफरेंट काम थे इसको करने के लिए छोटी और बड़ी दो तरीके की समितियां थीं।
जो बड़ी समितियां थी वो कितनी थी? 8 थी। अब एक एक करके हम सारी समिति को देखेंगे, उसके बाद छोटी समितियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन में जो हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पीसीएस लेवल के जितने एग्जाम हो गए, यूपीएससी को अगर हम छोड़ दें तो ठीक है, इवन यूपीएससी में भी यही सब पूछा जाता है, कुछ और खास नहीं है। तो बड़ी समितियों में जो अब तक पूछा गया है वो है आपका संघ शक्ति समिति, पंडित नेहरू उसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी पंडित नेहरू थे। और राज्यों के लिए जो समिति थी, मतलब राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित नेहरू थे। तो इन तीन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित नेहरू। जो मैंने यहाँ पर बोल्ड किया होगा वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं। प्रारूप समिति तो ये समझिए कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर दूसरे साल में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, आप बिहार पीसीएस दे रहे हो, राजस्थान पीसीएस दे रहे हो, हरियाणा पीसीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम देख रहे हो, प्रारूप समिति से क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति या फिर स्टीयरिंग कमेटी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने ही प्रक्रिया नियम समिति की भी अध्यक्षता की थी। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। यह है आपकी प्रांतीय संविधान समिति, इसकी अध्यक्षता करी सरदार पटेल ने, और इन्होंने ही मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने करी थी। यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट है ना, इनको आपको ज़रूर याद रखना है कि किसकी अध्यक्षता किसने करी थी, क्योंकि यह ऐसे ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस समिति को जो है मेनली 5 उसमें सब डिवाइड करा गया है, सब कमेटीज़ बनाई गई। एक है आपकी मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति तो JB कृपलानी। अच्छा, ये याद कैसे रहेगा, इसको भी यहाँ पर छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे ही आप देखोगे मौलिक अधिकार उप समिति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको सीधे से पता चलेगा यार मौलिक अधिकार के फंडामेंटल राइट्स के लिए तो क्या होता है कि अगर जब इसमें कोई भी दखलंदाजी करता है तो सुप्रीम कोर्ट ही हमें बचाती है। मतलब सारी कृपा दृष्टि कहाँ से आती है? सुप्रीम कोर्ट से आती है। जब मैं कृपा बोल रहा हूँ दैट मीन्स कृपलानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो JB कृपलानी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। अल्पसंख्यक समिति की बात करें तो ये HC मुखर्जी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया इसकी अध्यक्षता। इसके अलावा उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए जो क्षेत्र के लिए उप समिति थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो गोपीनाथ बोरदोलोई, इनके द्वारा जो है उत्तर पूर्व सीमांत, नॉर्थ ईस्ट जो आपका सीमांत जनजातीय क्षेत्र है जिसमें असम को नहीं लिया गया है, ठीक है, तो उसकी जो अध्यक्षता करी वो किसने करी? गोपीनाथ बोरदोलोई ने। इसके बाद छोड़े गए जो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र थे और असम में जो सिंचित क्षेत्र थे उसके अलावा उसके लिए उप समिति जो बनी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके AV ठक्कर। इसके अलावा एक और उप समिति बनी आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। अब ये तो कोई मतलब ही नहीं इस समिति का, ठीक है, इसके अध्यक्ष के बारे में कुछ खास नहीं था इसलिए इसको यहाँ पर नहीं दिया गया है। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। इसके बाद छोटी समितियों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वित्त और कर्मचारी यानी कि स्टाफ समिति जो थी उसके अध्यक्ष रहे। राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछी गई है, इसको जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रध्वज लेके ही हमारे राष्ट्रपति जी चल रहे थे, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको अपने आप आएगा याद। इसके बाद प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति जो थी, क्रेडेंशियल समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी सदन समिति। सदन समिति की अध्यक्षता कितने करी? B पट्टाभी सीतारमैया ने। कार्य संचालन समिति वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर KM मुंशी ने। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी ये इसकी अध्यक्षता किसने करी? GV मावलंकर ने। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसकी अध्यक्षता किसने करी? S वर्दवाचारी ने, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सदन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य संचालन समिति इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना है। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं वर्दाचारी की, तो वर्दाचारी ने एक और समिति थी जो कि आपकी नागरिकता पर तदर्थ समिति थी। अब एक पॉइंट इनके बारे में याद रखना है कि S वर्दाचारी ये जो हमारी संविधान सभा थी उसके सदस्य नहीं थे, ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन बने? आपके B पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान
या फिर प्रावधानों संबंधी जो समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? आपके नलिनी रंजन सरकार, और ये भी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग की बात करें, इसके अध्यक्ष बने आपके एस.के. डार, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इन टोटल आपको याद रखना है कि भैया ना तो एस.के. डार संविधान सभा के सदस्य थे, ना वरदाचारी थे, और ना ही आपके नलिनी रंजन सरकार। ये तीनों ही जो थे इन छोटी समितियों के अध्यक्ष रहे, बट ये तीनों ही आपके संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। इसके बाद प्रारूप संविधान समिति की जांच के लिए जो एक विशेष समिति बनी, तो पंडित नेहरू उसके अध्यक्ष रहे। प्रेस दीर्घा समिति पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, उषा नाथ सेन, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला भी था कि भाई प्रारूप समिति जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ था, उद्देश्य क्या था, कुल कितनी बैठकें हुई, सदस्य कितने थे, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गठन हुआ आपका 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य की बात करें तो नए संविधान का प्रारूप तैयार करना, ये इसका उद्देश्य था। कुल अगर बैठकों की बात करें तो 141 यानी कि 141 इन टोटल बैठकें हुई। सदस्यों की बात करें 7 सदस्य थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे। अब कौन कौन इसके सदस्य थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो अध्यक्ष हैं तो वो तो सदस्य होंगे ही। इनके अलावा N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदउल्ला, N. माधव राव। अच्छा, N. माधव राव ने किसका स्थान लिया? तो ये याद रखना है B.L. मित्र का। B.L. मित्र ने छोड़ा क्यों? क्योंकि भाई इनके हेल्थ इश्यूज थे B.L. मित्र के, तो इन्होंने छोड़ दिया था अपना जो कार्यभार था, और उनकी जगह जो थे N. माधव राव ने स्थान लिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें T.T. कृष्णमाचारी की, तो इन्होंने D.P. खेतान की मृत्यु के बाद, मतलब इनकी डेथ हुई थी, जबकि B.L. मित्र की जो हेल्थ इश्यूज थे इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो उनकी जगह कौन आए? आपके T.T. कृष्णमाचारी। तो इन टोटल ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। 141 बैठकें हुई। 29 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक हुई, और उद्देश्य था कि नए संविधान के प्रारूप को तैयार करना। अब बात होती है कि भाई प्रारूप को तैयार करने में टाइम कितना लगा? तो इन टोटल 6 महीने का समय लगा था प्रारूप को तैयार करने में। पहले प्रारूप की बात करें तो पहला प्रकाशित हुआ आपका फरवरी 1948 में। उसके बाद इस पर काफ़ी चर्चा हुई। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। ये जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये आप टेन्योर ज़रूर याद रखिएगा। एग्जामिनेशन हर साल के साथ टफ हो रहा है, तो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इन नोट्स के अलावा कहीं से कुछ आएगा नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, आ ही नहीं सकता भाई। आपका M. लक्ष्मीकांत इसके अंदर है, ल्यूसेंट इसके अंदर है, सुभाष कश्यप की जो बुक है जिसमें हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो वो इसके अंदर है। सारी चीज़ें तो भाई इसके अंदर हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने इंक्लूड किए हुए हैं। तो कहीं से कहीं तक इन नोट्स के अलावा आ ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसके बाद दूसरे प्रारूप की बात करें तो अक्टूबर 1948 में ये प्रकाशित किया गया था, और लोगों की शिकायतें, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में इसको तैयार किया गया था। मतलब जो भी सजेशंस वगैरह आए थे उसके बिहाफ पे इसको तैयार किया गया था। तो इस तरीके से ये 2 प्रारूप रहे थे। इसके बाद वाचन की बात करें, संविधान का वाचन, अब भैया ये 3 बार हुआ। पहली बार आपका 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ, 5 दिन चला, और 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। थर्ड की बात करें तो 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट होकर और 26 नवंबर 1949 तक चला। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये डेट्स आपको याद रखनी ही है। इसमें इधर देखेंगे तो तीनों ही नवंबर हैं, 4, 15, 14, इस तरीके से याद कर लो। इधर आप देखोगे तो 2 बार नवंबर, बीच में अक्टूबर, 19, 17, 16। ठीक है, बस चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी वांट, इस प्रस्ताव को पेश किया था। एग्जामिनेशन में हो सकता है आपसे पूछ ले इस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी वांट, ये जो प्रस्ताव था इसको किसने पेश किया? तो आपको याद रखना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको पास किया था। इसके बाद इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया, और इस पर अध्यक्ष और जो सदस्य थे उन्होंने साइन कर दिए। सभा में कुल 249 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य जो थे वो उपस्थित थे, और उन्होंने
संविधान पर हस्ताक्षर किया था। मतलब जिस दिन हमारा संविधान फाइनली पास हुआ है उस पर साइन हुए थे 26 नवंबर 1949 को। उस दिन साइन करने वाले सारे लोग वहाँ पर नहीं थे, 299 को करना था, लेकिन 284 ही मेंबर वहाँ पर अवेलेबल थे। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद 26 नवंबर 1949 का संविधान को अपनाया गया और या फिर उसको लागू कर दिया गया, और इस संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद। दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। यूपी पीसीएस 2024, इसके लिए आज और अभी से जुटिए, डेली बेसिस पर तैयारी करते रहिए, तभी आप सबसे आगे खड़े हुए होंगे और सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को देखना, दिस इज़ योर जॉब, काइंडली डू इट। थैंक यू सो मच।